नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर टनल की कैद को पार कर खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। उन्हें सिलकियारा टनल से बाहर निकालने में 17 दिन लग गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर चमरा उरांव ने बाहर निकलकर कहा कि हम 41 लोग फंसे हुए थे, इसलिए मुझे यकीन था कि कोई ना कोई हमें बचाने तो जरूर आएगा। मतलब अकेले होते तो पता कीजिए वो कैसा सोचते। खुली हवाओं में सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। मजदूर भक्त मुर्मू जब टनल से बाहर निकले तो पता चला कि उनके 70 वर्षीय पिता का देहांत हो चुका है और कई मजदूरों के परिवार वाले कह रहे हैं कि वह अपने बेटे और भाई को इतना जोखिम भरा काम करने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। पैसे की जरूरत होगी मगर इतना जोखिम भरा काम नहीं करेंगे। इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 दिनों के संघर्ष में मजदूरों की मानसिक हालत क्या थी, परिवार वालों की मानसिक हालत किस तरीके से बदली है और समय ने कितना बड़ा करवट ले लिया कि किसी के पिता ने इसी दौरान इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है। यकीन मानिए, बचाव काम में लगे दर्जन भर सरकारी एजेंसी, सेना और रैट माइनर्स से लेकर तमाम तरह की जरूरी कामों को करने के लिए मौजूद लोगों ने 41 मजदूरों को बाहर निकालकर जो खुशी दी है वह किसी वर्ल्ड कप जीतने की खुशी से कई गुना बड़ी खुशी है। इन सभी लोगों के लिए दिल से सलामी बनती है। दर्जन भर सरकारी एजेंसियों ने मिलकर के मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए जी जान लगा दिया था। एक बेहतर टीम जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से टीम वर्क भी हो रहा था। कई तरह की योजनाएं भी बनी थी ताकि अगर एक योजना असफल हो तो दूसरी योजना के साथ आगे बढ़ करके बचाव काम को जारी रखा जाए। दीपावली की सुबह से फंसे हुए मजदूरों को जिस योजना पर काम करते हुए बाहर निकाला गया, उस योजना के तहत मलबे को हटाने के लिए महज 10 से 12 मीटर की दूरी बची हुई थी। जिस मशीन से खुदाई की जा रही थी उस मशीन का बार बार टूटने वाला ब्लेड टूटकर फिर से ऐसा फंसा कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह योजना भी असफल होती हुई दिख रही थी क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि फंसी हुई ब्लेड नहीं निकलेगी तो आगे खुदाई नहीं हो पाएगी। उस समय एक ही तरीका बचा था कि 800 मिलीमीटर की पाइप के भीतर कोई घुस करके मेटल गाल्टर और लोहे की रॉड को काट करके बाहर निकाले। इस काम को ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग से जुड़े प्रवीण यादव और उनके सहयोगी बलविंदर यादव ने अंजाम दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए प्रवीण यादव ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम सहित कई लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन वह अंदर नहीं जा पा रहे थे। मैंने अपने बॉस को समझाया कि मैं जा सकता हूं। एनडीआरएफ के लोग आकार में बड़े थे और पाइप छोटी थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारी बारी आई। 2 बोतल पानी और एक गैस कटर लेकर घुटनों और कोहनियों के सहारे रेंगते हुए हम पाइप में घुस गए। गैस कटर से मेटल को काटना था। मेटल जब ठंडा होता तब उसे बाहर निकालना था। दिन में हम 2 से 3 बार अंदर जाते और बाहर आते। हर बार जब बाहर निकल कर आते तो हमारे मुश्किल भरे काम को देखकर हमारे लिए तालियां बजाई जाती। हम पसीने से लथपथ होकर के आते थे। हम इस काम में अनुभवी थे। हमें पता था कि मेटल को किस कोण पर, किस एंगल पर काटना है। उस तंग जगह पर घंटों तक गैस कटर से कटाई करना बिल्कुल अलग लेवल का काम है। उसे बयां नहीं किया जा सकता है। यह सहनशक्ति और अनुभव का खेल है। मुझे लगा कि अंदर फंसे हुए मजदूर मेरी ही तरह मजदूर हैं। मैं भी अंडरग्राउंड टनल में काम करता हूं। किसी दिन मैं भी इस अंडरग्राउंड टनल में फंस जाऊंगा तो मुझे भी कोई बचाने वाला आएगा। यही सोचकर मैं अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। जब मेटल निकाल दिया गया और उसके बाद हाथ से खुदाई शुरू हुई तो देश भर से हाथ से खुदाई करने में माहिर मजदूरों को बुलाया गया। इन्हें रैट माइनर्स कहा जाता है। बहुत गरीबी में जी रहे लोग मजबूरी की वजह से इस तरह का काम चुनते हैं क्योंकि हमारे समाज में गरीबी चारों ओर फैली हुई है मगर गरीबी पर कोई बात नहीं होती है। इसलिए इस तरह के काम करने वाले लोगों की बदहाली पर भी हमें बहुत कम बातें पता होती हैं। 10 से 12 मीटर के मलबे को हटाने की अंतिम बाधा को रैट माइनर्स के तौर पर काम करने वाले मजदूरों ने ही तोड़ा। रैट माइनर्स कोई अच्छा शब्द नहीं है, ना ही कोई अच्छा काम है, बल्कि भारत में यह काम प्रतिबंधित काम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत ही वाजिब कारणों की वजह से भारत में इस काम को प्रतिबंधित किया हुआ है। आईआईटी धनबाद में सेंटर फॉर माइनिंग एनवायरनमेंट के प्रोफेसर विश्वजीत पॉल अपने लेख में लिखते हैं
कि रेट माइनस भारत में गरीबी की मजबूरी की वजह से जिस तरह के सबसे कठिन, दुष्कारी और कष्टकारी काम चुने जाते हैं, उसका एक नायाब उदाहरण है। उत्तर पूर्व के इलाके सहित जहां पर भी खनिज संपदा से भरपूर इलाका है, वहां पर गैरकानूनी तौर पर खनन करने वाले खनन की ऊंची लागत से बचने के लिए हाथों से खुदाई करने के लिए मजदूरों को रखते हैं। इस काम में जमीन के भीतर या जमीन के झुकाव के साथ लंबे लंबे होल बनाए जाते हैं। इसमें रेंगते हुए घुसकर अंदर जाया जाता है और हाथों से खोदकर कोयला बाहर निकाला जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस काम में जो पतले व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा उपयुक्त होंगे और इस काम में जो बच्चे होंगे जिनका शरीर छोटा होता है वह ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसलिए भी यह काम बहुत गलत काम है। यह काम कहीं से भी उचित नहीं है, इसीलिए इस काम को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सदस्य ने कहा कि भले ही रेत माइनिंग भारत में प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित होनी भी चाहिए, मगर इससे जुड़े स्किल में माहिर लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है। केवल 24 घंटे के भीतर 10 मीटर मलबे को खोदकर बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से मजदूर बाहर निकल पाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक दिल्ली के ट्रेंचलेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी के लिए दिल्ली की सीवर और पानी के पाइपों को साफ करने के काम से जुड़े 12 रेट होल माइनर्स को अंतिम रुकावट को हटाने के लिए बुलाया गया। मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने बताया कि दो लोगों की कुल 3 टीमें थी जो शिफ्ट में अंदर जाती थी। अंदर गए 2 लोगों में से एक हाथ से खुदाई करता था और एक मलबा इकट्ठा करता। बाहर खड़े मजदूर ट्रॉली के जरिए मलबे को बाहर निकाल लेते। एक बार में करीब 1 क्विंटल मलबा बाहर निकलता। इस तरह से 60 मीटर मलबे में से जो 10 से 12 मीटर मलबा बचा हुआ था उसे हाथ से खुदाई कर रेत माइनर्स ने हटाया। 17 दिन से चल रही लड़ाई की अंतिम चट्टान को इन रेत माइनर्स में से एक मुन्ना कुरैशी ने हटाया। मुन्ना कुरैशी ने मीडिया वालों से बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने, मतलब कि जो फंसे हुए मजदूर थे, मुझे देखा तो मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहा कि आपको हम क्या समझें, आपको भगवान नहीं तो और क्या समझें। हम में से कुछ खुशी में रोने लगे। हमें बहुत गर्व हुआ। रेत माइनर्स के तौर पर जिन लोगों ने काम किया, थोड़ा उनके नाम सुन लीजिए। उनके नाम है मुन्ना कुरैशी, वकील खान, मोहम्मद इरशाद अंसारी, जतिन, सौरभ, अंकुर, देवेंद्र, रशीद अंसारी, फिरोज कुरैशी, मोहम्मद नसीम, मोनू कुमार और नासिर। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मुस्लिम नाम थे इसलिए मैंने इन नामों का जिक्र किया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत हिंदुओं का है, मुसलमान अलग हैं और उन्हें अलग थलग कर देना चाहिए। इस तरह की गलत रायशुमारी के जवाब में भारत की एक स्वाभाविक हकीकत निकलकर बार बार सामने आती है, जो यह बताती है कि भारत सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, हिंदू मुस्लिम सब इसमें शामिल है। सभी मिलकर के मानवता को खूबसूरत बनाने का काम लगातार करते रहते हैं। जिस तरह की राजनीति में हम रह रहे हैं वहां मुन्ना कुरैशी को देखकर अलग तरह का बर्ताव किया जाता है और मोनू कुमार को देखकर अलग तरह का बर्ताव। मगर हकीकत यह है कि मुन्ना कुरैशी और मोनू कुमार दोनों की भारत की मानवता को खूबसूरत बनाने में बराबर की हिस्सेदारी है। इसीलिए जब मजदूर नहीं जानते थे कि सामने वाला कौन है, किस धर्म से है, वो जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई भगवान आ गया है। इस तरह से 41 लोगों की जान बच गई। इस पर पत्रकार हृदय जोशी ने बहुत ही शानदार टिप्पणी की कि मजदूरों को आखिरकार मजदूरों नहीं निकाला, दुनिया के मजदूरों को एक हो जाना चाहिए। जब मजदूर बाहर आए तो हम सबको वर्ल्ड कप जीतने से कई गुना अच्छा एहसास हुआ। यह हमारी मानवता है कि हम दूसरों का भला चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। खुद को 41 मजदूरों के साथ जोड़ते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसीलिए उनकी जीत अपनी सबसे बड़ी जीत की तरह दिखाई देती है। मगर यह बात समझने वाली है कि 41 लोगों की जिंदगी कोई क्रिकेट का मैच नहीं थी कि अगर हम हार जाते तो अगले 4 साल इंतजार कर लेते। उनकी जिंदगी 41 लोगों की जिंदगी थी, 41 परिवारों की जिंदगी थी, 41 परिवारों से जुड़ी हुई दुनिया की जिंदगी थी। अगर उन्हें कुछ होता तो यह पूरी की पूरी दुनिया बिखर जाती। अगर टनल काम कर रहा होता तब कुछ होता
तो बहुत बड़ा नुकसान होता। सोच कर देखिए कि किसी चलते हुए ट्रक पर या कार पर गिरता तब क्या होता, और वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता तब क्या होता। इसलिए हमें वह सवाल बार बार पूछना चाहिए जिसका जवाब पाकर हम गुनाहगारों की शिनाख्त कर पाएं। इन सब का दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है, इसे लेकर विस्तार से पहले के 2 वीडियो में बात की जा चुकी है। मगर जब मजदूरों पर बात कर रहे हैं तो एक सवाल बार बार पूछना चाहिए, वह यह है कि इतना बड़ा टनल बनाने के लिए जरूरी नियम है कि जब भी इतना बड़ा टनल बनेगा तो उसके साथ साथ एस्केप रूट टनल भी बनता है, उसके साथ साथ ह्यूमन पाइप भी लगाई जाती है। यह इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई दुर्घटना हो, जब भी कोई हादसा हो, जब भी कोई आपदा आए, ध्यान से सुनिएगा कि 1383 करोड़ रुपए खर्च करके टनल बनाई जा रही है, मगर इसके लिए एस्केप रूट टनल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ? निश्चित तौर पर इसके लिए टनल बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, जिसे इतने बड़े बड़े परियोजनाओं की देखभाल करने के लिए मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है। मगर इन सबसे ज़्यादा हमारी और आपकी मानसिकता जिम्मेदार है, जिसमें मजदूरों के जीवन को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। उनकी जान को जान नहीं समझा जाता है, बल्कि सामान समझा जाता है, जिसे कुछ पैसे देकर केवल इस्तेमाल कर लिया जाए और उनके बारे में कुछ भी ना सोचा जाए कि आखिरकार उनकी जिंदगी का क्या होगा। टनल से बाहर आए 41 मजदूरों में से 15 झारखंड के हैं, 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 5 उड़ीसा से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से, कुछ असम से और एक हिमाचल प्रदेश से है। 41 मजदूरों में से जिसके पास किसी ना किसी तरह की स्किल है, उनकी महीने की सैलरी 24,000 रुपये है। जिनके पास किसी तरह की स्किल नहीं है, उनके महीने की सैलरी 18,000 रुपये है। मतलब सिलकियारा टनल को बनाने में 783 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उस टनल के भीतर काम करने वाले मजदूरों का मेहनताना महीने में महज 18,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये के बीच में है। टीवी और मीडिया की इस दुनिया में लगातार आप पर सूचनाओं की बमबारी की जाती है। सूचनाओं की बमबारी की जाती है तो आप वैसे विषयों को भी छूते हैं जिन विषयों पर कभी आप सोचते नहीं हैं। मगर टीवी वाले सब कुछ नेताओं और देश के इर्द गिर्द इस तरीके से रच देते हैं कि सब कुछ दिखाने के बाद भी आप सही सवाल की तरफ नहीं जाते। बताइए, क्या आपने पिछले 17 दिन से इसके बारे में सोचा कि भारत में मजदूरों को ढंग की आमदनी मिलनी चाहिए, जिनके दम पर बड़ी बड़ी टनल और बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं? यही असली सवाल है जिनसे भागने का मतलब है कि सब कुछ केवल मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। मतलब उठकर पूछना चाहिए मुख्यमंत्री सहित, जिन्होंने कहा कि वह 1-1 लाख रुपए देंगे इन सारे मजदूरों को, कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इन मजदूरों को इतनी कम सैलरी दी जाती है? सरकारें इस पर क्यों नहीं काम करती हैं? इस पर काम करना चाहिए। बात जग जाहिर है कि टनल में फंसे हुए मजदूर गरीबी की वजह से इतना कठोर काम कर रहे हैं। कठोर और जोखिम भरा काम करना कोई गलत बात नहीं है, कोई ना कोई तो करेगा ही, मगर उसके लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं देना जरूरी है। कभी आप इस तरह की परियोजनाओं की साइट पर जाकर देखिएगा कि मजदूर किस हालात में रहते हैं। तब आपको पता चलेगा कि गरीबी की वजह से उन्हें कैसी बदहाल जिंदगी जीनी पड़ रही है। जब उनके घर वालों को पता चला कि टनल में फंस गए हैं, उनके परिजन फंस गए हैं, तो किसी का बाप और किसी का बेटा अपनों की खबर और हालचाल लेने के लिए टनल तक आना चाह रहा था, मगर उनकी जेब में इतना पैसा नहीं था कि वह ट्रेन की टिकट खरीद सकें। भारत में किसी टनल से गुजरते हुए जब आप उसकी चमचमाहट में गुम हो जाएं, तो जरूर सोचिएगा कि उत्तराखंड के टनल में जब 41 मजदूर फंसे थे तो उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह टनल वाली जगह पर पहुंच पाए। कोई अपनी पत्नी की जेवर बेचकर पहुंचा तो कोई अपनी कीमती सामान बेचकर टनल तक पहुंचा। ऐसी एक कहानी यूपी के लखीमपुर के अखिलेश कुमार की वायरल हो रही है, जिनका बेटा मंजीत टनल में फंसा हुआ था। अखिलेश कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी की नथ, पायल और दूसरे गहने सुनार के पास गिरवी रखकर उत्तरकाशी पहुंचे थे। वह घर से तो 9,000 रुपये लेकर निकले थे। बचाव का ऑपरेशन खत्म होने तक उनकी जेब में सिर्फ 290 रुपये बच गए। इस कहानी को सुनकर भावुक होने की बजाय इस पर सोचिएगा कि सब कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है, मगर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के ज़्यादातर लोग जो मजदूर और खेती किसानी का काम करते हैं, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वह ट्रेन का टिकट खरीदकर मुसीबत की घड़ी में अपने परिजनों से मिल पाएं। शुक्रिया।